ठीक है, तो अपना जो एंटीडोट का है वो फोर्थ एंटीडोट अपना बच गया चिलेटिंग एजेंट। इसके अंदर क्या आता है, यह पॉइजन के साथ मिलके इनर्ट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये पॉइजन के साथ खुद रिएक्ट करेंगे, पॉइजन के साथ रिएक्ट करके ये ऐसी फॉर्म बना देंगे जो कि बॉडी में इनर्ट हो, जो अपना कोई काम कर ही ना सके। ठीक है, इनर्ट या इनर्ट बोलो या अक्रिय बोलो, उसको उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट सबसे बेस्ट होते हैं, इनका बहुत यूज़ लिया जाएगा। हम जब भी आगे ट्रीटमेंट और पढ़ेंगे पॉइजन के अकॉर्डिंग तो वहाँ इनका बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, हैवी मेटल पॉइजनिंग होने पर इन्हीं एंटीडोट का यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल पॉइजनिंग इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि उसमें केमिकल और फिजियोलॉजिकल या फिजिकल काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें चिलेटिंग की ओर बढ़ना पड़ता है। तो चिलेटिंग एजेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बाल, EDTA और सक्सीमर और DMSA। ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। मेनली जो याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा जाता है 2 नंबर में, बाल। बाल की फुल फॉर्म, इसका यूज और डोज बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर 2 नंबर के अंदर। ठीक है, तो बाल की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश एंटी ल्यूसार्ट। ये इसकी फुल फॉर्म में किस टाइप का जो एंटीडोट है, ये चिलेटिंग एजेंट टाइप का एंटीडोट है। मेटल पॉइजनिंग में इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो आर्सेनिक की हो, लेड की हो, मरकरी की हो, कॉपर की हो, कोई भी मेटल पॉइजनिंग होती है उसमें बाल एंटीडोट का यूज़ किया जाता है। फिर है इसकी डोज। डोज कैसे रहती है इसकी, 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट इसको यूज़ किया जाता है। कैसे, 2 दिन तक तो इसको पर 4 आवर दिया जाता है। 2 दिन तक तो हमें हर 4 घंटे से देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड डे है, थर्ड डे हमें पर 6 आवर पे इसको देना है। और फिर उसके बाद तीसरे दिन के बाद यानी कि चौथे दिन से अगले 10 दिन तक हमें इसको पर 10 आवर पे देना है, यानी कि 10 घंटे में एक बार देना है। इस तरीके से इसका डोज रहता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या रहता है, IM इंट्रामस्कुलर हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, फिर आता है EDTA। EDTA क्या है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये भी किस में यूज़ करते हैं हम, मेटल पॉइजनिंग में। वही सेम ऊपर वाला, चाहे आयरन की हो, निकल की हो, किसी की भी पॉइजनिंग हो, कोबाल्ट की हो, उनकी पॉइजनिंग में हम EDTA का यूज़ करते हैं। इसका डोज क्या रहता है, 25 to 30 mg पर kg बॉडी वेट इन 250 से 500 ml IV। जो ग्लूकोज हम डेक्सट्रोज जो दे रहे हैं उसके अंदर हमें IV देना है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो डायरेक्ट IM दे दिया हमने, इसको हम IV दे रहे हैं। तो IV दे रहे हैं तो हमें किसी फ्लूइड की या कोई भी जो ग्लूकोज है या डेक्सट्रोज है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उस ग्लूकोज में 250 से 500 ml जो ग्लूकोज है उसके अंदर इसकी 25 से 30 mg इसकी डोज रखनी है। फिर आता है सक्सीमर, इसको भी मेटल पॉइजनिंग में यूज करते हैं। इसका क्या रहता है, रूट ओरल रहता है। तो तीनों का आपको रूट याद रखना है, ये IM दे रहे हैं, ये IV दे रहे हैं और ये ओरली दे रहे हैं। इसका डोज क्या रहेगा, 10 mg पर kg ओरली एवरी 8 आवर फॉर 10 डेज। हर 8 घंटे से देना है 10 दिन तक हमें। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इनका डोज वगैरह आपको अच्छे से याद रख लेना है। इनमें समझाने वाला जैसा कुछ नहीं है, ये रटने वाला है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगा, अगर किसी का लिवर डैमेज है, और यहाँ पे इन्होंने आयरन पॉइजनिंग लिख दी है, लेकिन EDTA को आयरन पॉइजनिंग में दे सकते हैं, बाल और सक्सीमर को नहीं देते हैं। ठीक है, और रीनल डैमेज है तो इनका यूज नहीं करना है। फिर है अपना नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इतना सही है बस। फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, जो भी एब्जॉर्ब हो चुका है उसको बाहर निकालना है। तो जो भी एब्जॉर्ब हो चुका है उसको हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे, डायलिसिस करवा के। रीनल एक्सक्रीशन, या तो उसको डायूरेटिक दे दो या डायलिसिस करवा दो। होल बाउल इरिगेशन, उसको विरेचन करवा देंगे, एनीमा दे देंगे। हीमोडायलिसिस आ गया, और कैथेटराइजेशन, इससे क्या कर सकते हैं, जो भी ब्लड के अंदर जो पॉइजन एब्जॉर्ब हो चुका है उसको रिमूव करवाना है। तो ये फोर्थ पॉइंट इतना सही है। फिर उसके बाद आता था फिफ्थ पॉइंट, वो था सिम्टोमेटिक। फिफ्थ पॉइंट 1 to 1 पॉइंट चले हैं, पहले के 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे।
फोर्थ में हमने कुछ नहीं किया, जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसको उसी प्रोसेस से बाहर निकाल दिया। और फिफ्थ पॉइंट है वो है सिम्टोमेटिक, जैसे सिम्टम आ रहे हैं वैसा ही उसको ट्रीटमेंट देना है। तो इट शुड बी अप्लाइड एज इंडिकेशंस अराइज, जैसे ही सिम्टम आ रहे हैं उसी तरीके से उसको यूज करना है। मॉर्फिन इज गिवन टू रिलीव पेन, अगर उसको पेन हो रहा है तो हम मॉर्फिन दे देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कम है तो उसको ऑक्सीजन देंगे। रेस्पिरेटरी अगर फेलियर हो चुका है, उसका रेस्पिरेशन फेलियर हो चुका है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसको हम क्या देंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, कन्वल्जन अगर उसको आ रहे हैं तो उसको एनेस्थीसिया, बारबिटूरेट्स या डाइजीपाम दे देंगे अगर उसको कन्वल्जन आ रहे हैं। और एसिडिटी अगर उसको हो रही है, एसिडोसिस अगर हो गया है, तो उसको क्या दे देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो ग्लूकोज दे देंगे, आईवी फ्लूइड दे देंगे, जो क्या करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करेगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को ठीक करेगा। तो जो भी उसको सिम्टम आ रहे हैं उस तरीके से हमें ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। तो ये आपका जो पॉइंट था ट्रीटमेंट का, पॉइजन के ट्रीटमेंट का, वो पॉइंट पूरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, डाउट पूछिएगा।